नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूज़ एंड व्यूज़ में देश विदेश, राजनीति, धर्म, समाज, हिरासत, आर्थिक, बाजार, खेलकूद, स्वास्थ्य, फिल्म, टेलीविज़न, कृषि, संसाधन, शिक्षा, साहित्य, सरकार, रोजगार, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित खबरों के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको पूरा दिन किसी भी न्यूज़ चैनल के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लागू बारे रिपोर्ट केंद्र से तलब की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ये बताए कि इस स्कीम से अब तक कितने बच्चों को बेनिफिट मिला है। स्कीम को लेकर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे किसे लाभ मिलने जा रहा है। मामले की सुनवाई 7 जून तक तय की गई है, तब तक ये रिपोर्ट केंद्र को देनी होगी। औरंगाबाद के AIMIM विधायक इम्तियाज अली क्षेत्र के दुकानदारों का दर्द लेकर लेबर कमिश्नर के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। यही नहीं, वे अपने साथ पीड़ित दुकानदारों का हुजूम भी ले गए थे। छोटे से कमरे में इन लोगों के कारण इतनी भीड़ हो गई कि 2 गज दूरी के नियम का पालन करना ही असंभव हो गया। मामला ये था कि शहर में लॉकडाउन के बाद भी अफसरों को कुछ दुकानें खुली मिली थी, कई दुकानें सील कर दी गई थी और कई दुकानों पर जुर्माना लगाया गया था। इसी कार्रवाई के विरोध में दुकानदार लेबर कमिश्नर को घेरने गए थे। मुकेश अंबानी की संपत्ति में $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 10% से ज्यादा की तेजी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 23 मई को मुकेश अंबानी की संपत्ति $70 बिलियन पर थी, जो आज बढ़कर $83.2 बिलियन पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में वायरल इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने के लिए कुछ गांवों के प्रयासों की सराहना की थी और माई विलेज कोरोना फ्री योजना की घोषणा भी की थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने एक बयान में कहा, कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए होगा। राज्य में 6 रेवेन्यू डिवीजन है, यानी कुल 18 पुरस्कार होंगे। उन्होंने कहा कि कुल पुरस्कार राशि 5.4 करोड़ रुपए है। पहलवान सागर हत्याकांड में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के वकील ने रोहिणी कोर्ट में कहा, ओलंपियन के लिए विशेष सेल तैयार किया जाए। अपनी मांग के पीछे वकील ने तर्क दिया है कि उन्हें बड़े और अपराधी गैंग से खतरा है। वो पेशेवर अपराधी नहीं है, सिर्फ हालातों के शिकार हैं। देश में कोविड वैक्सीन की किल्लत के बीच जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक देश के सभी लोगों को कोविड का टीका लग जाएगा, तो विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए मुझे हैरानी है कि सरकार इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। वहीं रागिनी नायक ने बीजेपी की वैक्सीनेशन ड्राइव की तुलना बिरबल की खिचड़ी से की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दिल्ली में दे दी है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से कोविड महामारी के दौरान शराब की दुकानों पर भीड़ नहीं जमा होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर तंज कसा है। मनोज तिवारी ने राशन बांटते हुए एक वीडियो के साथ ट्वीट किया, हमें इस सेवा में सुख मिल रहा है, अंतर इतना ही है कि वो शराब पहुंचा रहे हैं और हम राशन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़े साफ लफ्जों में केंद्र सरकार से कहा कि 18 से 44 साल के लोगों से पैसा लेकर वैक्सीन लगाने की नीति मनमानी और अतार्किक है। सुप्रीम कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता। दरअसल केंद्र सरकार ने एक मामले में कहा था कि अदालतों को खुद को अधिशासी मतलब एग्जीक्यूटिव निर्णयों से दूर रहना चाहिए। केंद्र की इसी बात पर कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान ये उम्मीद नहीं करता कि जब सरकारी निर्णयों के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो तो अदालतें चुपचाप देखती रहें। देश भर में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इस बीच वैक्सीन पर कई सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन कंपनियां जहां एक तरफ केंद्र सरकार को कम दामों में वैक्सीन मुहैया करा रही है, वहीं राज्यों को इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक दाम चुकाना पड़ रहा है। वैक्सीन के प्रभाव और उससे जुड़े सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया, जिसके बाद बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वैक्सीन से आपका क्या लेना देना भैया, आप तो कागज भी नहीं दिखाने वाले थे और वैक्सीन भी नहीं लगवाने वाले थे। कोरोना महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश भी रहा है, जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। मृतकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि संदिग्ध कोविड मरीजों की लाशों को गंगा नदी में बहाए जाने की खबरें सामने आई। प्रयागराज सहित कई इलाकों में गंगा नदी के किनारे रेत में शवों को दफनाने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की खूब आलोचना हुई। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुप्रबंधन और लोगों की मौत को लेकर खूब हमले किए और कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों के लिए केवल योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार हैं।
केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम लगभग सभी प्लेटफॉर्म की तरफ से मान लिए गए हैं। हालांकि इस बीच अमेरिकी कंपनी गूगल ने दावा किया है कि नए आईटी नियम उसके सर्च इंजन पर लागू नहीं होते। गूगल ने दिल्ली के उच्च न्यायालय से बुधवार को अनुरोध किया कि वो एकल न्यायाधीश के उस आदेश को दरकिनार करें जिसके तहत इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी पर भी इन नियमों को लागू किया गया था। दिग्विजय ने एलोपैथी के विरोध वाले मामले को लेकर बाबा रामदेव की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था। इसी बात पर पता नहीं क्यों आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिग्विजय को अपनी पार्टी के अंदर झांकने की सलाह दे डाली कि कांग्रेस की सरकारें भी इस ढोंगी बाबा को अपने अपने राज्य में खूब मदद करती हैं, जरा उनकी खैर खबर भी ले लीजिए। वैसे आचार्य कृष्णम का अचानक दिग्विजय के खिलाफ बोलना भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि आचार्य कांग्रेसी बाबा के रूप में जाने जाते हैं। वे राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनमें शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसी वजह से देश में कोरोना के साथ 2 बड़े तूफान आए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी सरकार के रवैये में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अमृतसर पूर्व विधानसभा इलाके में एक एनजीओ के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में सिद्धू की तलाश करने को कहा गया है और ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम के देने की भी घोषणा की गई है। गुमशुदगी का पोस्टर लगाने वाले एनजीओ का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पूर्वी विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं और लोग उन्हें खोज रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से नाबालिगों के संक्रमित होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह मई के महीने में ही दूसरी लहर की चपेट में लगभग 10,000 बच्चे संक्रमित हो गए। बताया गया है कि मई में अहमदनगर में संक्रमण के कुल 86,182 मामले सामने आए थे। इनमें से 9928 लोग नाबालिग थे, जो कुल मामलों का 11.5% है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुलासा किया है कि भारत में दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की जान गई है। IMA ने बुधवार को लिस्ट अपडेट करने के साथ बताया कि जो 4 राज्य आम लोगों के साथ डॉक्टरों की जान बचाने में असफल रहे, उनमें दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे ऊपर रहे। जहां दिल्ली में दूसरी लहर में 107 डॉक्टरों की मौत हुई, वहीं बिहार में 96, यूपी में 67 और राजस्थान में 43 डॉक्टरों की जान गई। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की कमी का मुद्दा लगातार केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बीच टीका बनाने वाली कंपनी जल्द से जल्द उत्पादन बढ़ाने में लगी हुई है। अब केंद्र सरकार ने दावा किया है कि अगस्त के आते ही देश में हर दिन 1 करोड़ टीके दिए जाने लगेंगे, यानी हर महीने 30 करोड़ डोज लगाई जाएंगी। दिल्ली में आशा कामगारों को मलाल है कि उन्हें कोरोना काल में किए काम के बदले महज 1,000 रुपया महीना की प्रोत्साहन राशि मिल रही है। कामगारों का कहना है कि हम मरीजों के घरों में जाते हैं, ऑक्सीमीटर की मदद से उनकी जांच करते हैं, हमें हमारी ही सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। एक अन्य आशा वर्कर ने कहा कि कई बार हमें बचाव के लिए मास्क और दस्ताने खुद ही खरीद कर पहनने पड़ते हैं। यही हाल हरियाणा की आशा वर्करों का भी है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन की गलती से विनोद खन्ना बुरी तरह घायल हो गए थे। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की लोकप्रियता से खींच गए हैं और इसी वजह से यह दुर्घटना हुई है। हालांकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखती है, क्योंकि अमिताभ विनोद खन्ना को देखने उनके घर भी गए थे। सीन की शूटिंग शुरू हुई और अमिताभ ने पूरे बल से विनोद खन्ना के चेहरे की तरफ गिलास मारा। विनोद खन्ना सही वक्त पर झुकने से चूक गए और गिलास सीधा उनके मुंह के निचले हिस्से पर जा लगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार और राज कपूर के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित घरों को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। दरअसल प्रांत की सरकार ने बीते मंगलवार को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के जिला आयुक्त कैप्टन खालिद महमूद ने दोनों अभिनेताओं के घरों के वर्तमान मालिकों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। साथ ही इन दोनों के घरों को पुरातत्व विभाग को सौंपने का भी निर्णय लिया। 3 जून यानी कि आज का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। उस समय देश में दंगे हो रहे थे और केंद्र में कांग्रेस की अंतरिम सरकार हालात को काबू में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था का मामला प्रांतों के पास था। लिहाजा राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आई, जिसमें भारत के
के विभाजन और भारत तथा पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण दिया गया था। सरकार ने सैन्य तैयारियों के लिए 108 प्रकार के साजो सामान के आयात पर प्रतिबंध की दूसरी सूची जारी की है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय से संकेत मिले हैं कि सरकार ने अगले 4 साल के लिए रक्षा उत्पादन की महत्वपूर्ण रणनीतियों को अंतिम रूप दे दिया है। दरअसल भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2025 का रोड मैप बनाया गया है। इजराइल के राष्ट्रपति रेवन रिवलिन ने नफ्ताली बेनेट को पीएम बनने से रोकने की नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसे नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लिकुड पार्टी ने कहा था कि नफ्ताली को पीएम पद सौंपने के लिए लैपिड अधिकृत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ने आपत्ति खारिज कर दी। किसी समय नेतन्याहू सरकार में रक्षा मंत्री रहे नफ्ताली बेनेट ने मध्यम मार्गी विपक्षी नेता यार लैपिड के साथ गठबंधन किया है। 2025 के चुनाव तक दोनों नेता बारी बारी से पीएम बनेंगे। आईटी, टैंक, बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियों में बिकवाली के दबाव में बीएसई का 30 शेयरों वाली संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 85.40 अंक लुढ़ककर 51,849.48 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी हालांकि 1.35 अंक की मामूली बढ़त के साथ 15,576.20 अंक पर बंद हुआ। तो ये थी आज की अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज़ एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।